नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग सीटेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज क्लास में हम लोग जो लास्ट ईयर सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है ना 2021-23 दिसंबर को, उसके एनवायरनमेंट के जो 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के रह गए थे ना, उनको करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल के बटन पर सेट कर लें। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने जो पिछली क्लासेस है ना उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट जो है ना उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों, यदि आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ईबीएस पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है जब आप पेडागोजी को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आपको यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड्स और जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है ना उनकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको जो पेडागोजी है ना उसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, ईबीएस पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। तो बताइएगा दोस्तों, कौन सा उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषय पर समालोचना न करना। तो दोस्तों, ये जो है ना यह हो जाएगा, मतलब कि ईबीएस पढ़ाने का एक सतत विकास में महत्व को, यही जो ऑप्शन है ना दोस्तों, ये पूज मतलब इसमें समानता दिया है, न्याय दिया है, शांति दी है ना, ये सभी के सभी इस महत्व को दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, तकनीकी एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना। क्या सिर्फ दोस्तों आप तकनीकी एवं गुणात्मक कौशलों का ही विकास करेंगे और गुण नहीं है क्या, उनका नहीं करेंगे? तो ये तो नहीं होगा, ना ही ये वाला और ना ही दोस्तों ये वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। और गाइज जो है हम लोग जो है ना जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की ना उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्राइमरी स्तर पर ईबीएस की थीम आपस में संबद्ध एवं अंतः संबंधित है, क्योंकि दोस्तों जो प्राइमरी स्तरीय है उस पर दोस्तों जो ईबीएस की थीम है ना आपस में संबंध में अंतः संबंधित है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, परस्पर एक दूसरे के मतलब पूरक हैं। तो क्यों है दोस्तों, तो बताइएगा। आपके ऑप्शन है, ईबीएस एक एक एकीकृत स्वरूप है, ईबीएस एक अनुशासनीय स्वरूप है, ईबीएस एक एकल विषय स्वरूप है, या फिर ईबीएस एक का विषय पर आधारित स्वरूप है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर ये वाला जो आंसर है ना अंतर संबंधित क्यों है, क्योंकि जो ईबीएस है ना पर्यावरण जो है ना वह एकीकृत स्वरूप है, उसका कैसा है दोस्तों, एकीकृत स्वरूप है। इसी वजह से जो थीम वगैरह है ना पर्यावरण की, वे आपस में संबंध एवं अंतर संबंधित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना ये बार बार जो है सीटेट के एग्जाम है ना इसमें रिपीट होते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ते जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि दोस्तों जो पर्यावरण है ना उसका स्वरूप बाल केंद्रित है। अब यहाँ पर बाल केंद्रित का मीन्स समझ लीजिए। बाल केंद्रित का मतलब रहता है दोस्तों बच्चे के स्तर के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करना ही क्या बाल केंद्रित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ईबीएस है पर्यावरण है उसका स्वरूप बाल केंद्रित है, क्यों है, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना, ये हो सकता है। ईबीएस के प्रत्येक विषयों का शिक्षण गलत है, ठीक है ना, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इससे बेहतर ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव। तो दोस्तों ये भी ठीक नहीं लग रहा वन वाले से, विद्यार्थी का सामाजिक भावात्मक कौशल का विकास। क्या दोस्तों आप सिर्फ सामाजिक और जो भावात्मक कौशल उन्हीं का विकास करेंगे, मानसिक का नहीं करेंगे क्या, आप बताइए खुद। ठीक है ना, तो ये वाला ही बिल्कुल नहीं होने वाला, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको जो भी आंसर बता रहा हूँ ना जो ऑफिशियल आंसर की है ना सीटेट की ओर से जारी की गई है, जो सीबीएसई बोर्ड है, तो उसी के जो आंसर हैं दोस्तों वहीं पर हम आपको वही बताते जा रहे हैं। और राइट आंसर बिल्कुल ये होना भी चाहिए, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना ही जो है ना मतलब कि ईबीएस का स्वरूप बाल केंद्रित मतलब उसको दर्शाता है, बाल केंद्रिता को। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्य चर्चा का उप थीम है। तो दोस्तों यहाँ पर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से आता है। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 16, 20 और 21 और 22 के जो एग्ज़ाम देखे हैं ना दोस्तों एनवायरनमेंट के, उनमें हर पेपर में थीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर से आया है। तो थीम से जरूर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा जो पर्यावरण है ना दोस्तों उसके पाठ्य चर्चा का उप थीम है। तो उप थीम कौन सा है, यहाँ पर देखिएगा, खाद्य पदार्थ, जल, आश्रय, ये तो दोस्तों मुख्य थीम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर दोस्तों देखिएगा उप थीम की बात कर रहे हैं, तो जो संबंध है ना यह उप थीम के अंतर्गत आएंगे। तो ना तो ये आंसर होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। क्यों, क्योंकि ये थीम मतलब मुख्य थीम है, बल्कि दोस्तों ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उप थीम है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली डैश पर आधारित है। दोस्तों जो एक पोचमपल्ली है आपने सुना होगा, वह किस पर आधारित है? आपके यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ऑप्शन है वास्तविक स्थान पर, वास्तविक घटनाओं पर, वास्तविक लोग व उनके अनुभव पर, वास्तविक चित्र पर। तो दोस्तों पोचमपल्ली जो है ना एक स्थान है, तो ये वास्तविक स्थान पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी का पार्ट है, तो एनसीईआरटी के जितने भी पार्ट्स हैं ना उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर एक थीम दी गई है, हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है। इस थीम को खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त तो कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, किसानों के वृत्तांतों को साझा करना ठीक लग रहा है, किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना ये भी ठीक है, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना ये भी ठीक है, कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों कुछ दिनों के लिए रख देना तो ये नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर जो है ना इस मतलब कि ये तीनों के तीनों संबोधित कर रहा है। एबीसी किस में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीएस को प्रमाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पर्यावरण है ना उसको प्रमाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। किस चीज़ का उपयोग कर सकता है दोस्तों? यहाँ पर बताइएगा। आपके ऑप्शन है संरचनात्मक कार्यपत्रक, ठीक है ये भी। असंरचनात्मक कार्यपत्रक, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। नहीं दोस्तों यहाँ पर देखिएगा संरचनात्मक तो कर सकेंगे लेकिन असंरचनात्मक का नहीं करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, ये भी ठीक है। छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना, ये भी ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ए, सी और डी। ए सी डी किस में दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा पर्यावरण की जो एनसीईआरटी है ना उसमें 5वीं की एक पाठ्यपुस्तक है, उसमें मेंडल की जो कहानी है दोस्तों मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, उसका क्या उद्देश्य है उसको देने का। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है, आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना। तो दोस्तों सिर्फ क्या आनुवांशिकता के जो सिद्धांत है ना सिर्फ उनको ही प्रस्तुत करने के लिए हम मेंडल के जो है ना दोस्तों कहानी मतलब दे रहे हैं, उसका उद्देश्य है। तो दोस्तों देखिएगा यदि आप 5वीं क्लास के बच्चे को सिद्धांत पढ़ाएंगे तो ये तो गलत बात है, ठीक है ना। अब उसके स्तर के अनुसार हमको यहाँ पर पढ़ाना है, बाल केंद्रितता इसी पर जोर देती है। उसके बाद हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना बिल्कुल सही है। यहाँ पर वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी को प्रेरित करना, ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है, वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। मतलब कि बी, सी और डी इसमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में है बी, सी, डी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। दोस्तों जो रचनात्मक आकलन है ना उसकी तकनीक का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सहपाठी आकलन, क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो फाइल या फिर प्रदत्त कार्य। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सीटेट के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की ना उसके अकॉर्डिंग जो रचनात्मक आकलन है ना उसकी तकनीक का चुनाव सहपाठी आकलन, ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। तो दोस्तों जो अवलोकन है ना उसकी तकनीक पर कौन सा जो उपकरण है वह आधारित है, आपको यहाँ पर बताना है। कागज, पेंसिल टेस्ट, प्रदत्त कार्य, कार्यपत्रक या फिर दोस्तों पोर्टफोलियो। तो जो अवलोकन है ना उसकी तकनीक पर आधारित है पोर्टफोलियो फाइल, ठीक है ना। कौन सी फाइल दोस्तों? पोर्टफोलियो। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? विचार विमर्श, याद, प्रत्याहान, बता देना या स्पष्ट देना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर याद बिल्कुल नहीं करेंगे, प्रत्याहान भी नहीं करेंगे, ना ही बताएंगे ना स्पष्ट करेंगे, बल्कि विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि विचार विमर्श करने से क्या दोस्तों अच्छी तरह से हम अवलोकन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। अब दोस्तों जो पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा है उसमें शिक्षक के लिए क्या आसान है, यहाँ पर यह पूछा गया है। तो दोस्तों देखेंगे, विद्यार्थी को सूचना देना, विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, विद्यार्थी को सीखने के अवसर प्रदान करना या फिर विद्यार्थी को व्यस्त रखना।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 87 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मतलब कि जो विद्यार्थी को सूचना देना ना पर्यावरण अध्ययन कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों हम विचारों को महत्व देंगे, आसान नहीं है। विद्यार्थी को सीखने के अवसर देंगे, उसमें भी दोस्तों मतलब सीखने के लिए गतिविधि वगैरह आयोजित करना पड़ेगी ना, विद्यार्थी को व्यस्त रखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आसान नहीं है अकॉर्डिंग टू मतलब कि दोस्तों ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर मैं आपको आंसर दिखाता जा रहा हूँ और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? किससे, कार्यपत्रक, मॉडल या फिर चार्ट? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे जो मतलब मजबूत ऑप्शन जो लग रहा है ना इन तीनों में से वह ऑप्शन नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रभावशाली संसाधन दोस्तों यहाँ पर किससे हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, किससे हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों जंगल के बारे में एक किस्सा सुना दिया, तो इस प्रकार से हम सीख सकते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी द्वारा पसंद किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चित्रकला और शिल्पकला। जो निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी द्वारा पसंद किया जाएगा? तो चित्रकला और जो शिल्पकला है ना उसको, पेंटिंग वगैरह को बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो है ना पसंद करते हैं, एकल कार्य को नहीं करेंगे, मतलब कम करेंगे अकॉर्डिंग टू। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये वाला है ना इसके मुकाबले ये कम मजबूत हैं, तो ये वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे। गृह कार्य का आकलन और पाठ का स्पष्ट सारांश, तो चित्रकला और शिल्पकला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी को अवसर मिलता है? तो दोस्तों जो पर्यावरण अध्ययन कक्षा है ना उसमें विद्यार्थी को किस चीज़ का अवसर मिलता है? प्रश्न पूछने का, परिभाषा सीखने का, अवधारणाओं का कथन देने का या फिर वर्णन करने का? तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछने का उनको बिल्कुल अवसर मिलता है। हम उनको कहानियाँ सुनाते हैं, पर्यावरण के बारे में बताते हैं, तो बच्चे के मन में जिज्ञासा होती है, प्रश्न पूछते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है ना उसमें विद्यार्थी को प्रश्न पूछने का अवसर मिलते हैं। तो गाइज हम लोगों ने जो है ना जो 23 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसके एनवायरनमेंट के ओनली जो 30 क्वेश्चन है ना उनको कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन और भी तो जो थे ना वह लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे। अब दोस्तों आपको जो आने वाली क्लास है ना वह 24 दिसंबर का पेपर दोस्तों यहाँ पे एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको यहाँ पर मिलने वाले। यदि आपने लास्ट क्लास को नहीं देखा है, लास्ट जो क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं फ्री PDF और नोट्स के लिए। और साथ ही में दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेना AKS करियर को, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर सीटेट की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर फ्री क्लासेस हैं आपके लिए। हमारा तो दोस्तों उद्देश्य यही है कि आपका सीटेट है ना वह जल्दी से जल्दी क्लियर हो, और भी दोस्तों जो एग्ज़ाम है ना जितने भी टेट्स वगैरह है ना उन सब, हमारा उद्देश्य यही है कि दोस्तों आप अच्छे से अच्छे उन एग्ज़ाम सभी को मतलब कि क्लियर कर लें। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से अच्छे तैयारी करते जाएं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में।